सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें जो साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन वो कहाँ से आ रहे हैं, किस बुक से आ रहे हैं। उन्हीं बुक से हम क्वेश्चन को लेके आए हैं और हम सेट बाय सेट करा देंगे उन बुक को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को सेट बाय सेट कराएंगे। आज उसका सेट एक लेके आए हैं, है ना। और उस बुक का नाम है NCERT क्लास 10 का जो एग्जाम्पलर नाम का बुक है, NCERT एग्जाम्पलर। उन्हीं बुक्स को हम प्रत्येक जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक से क्वेश्चन को लेके आए हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कोई भी विलियन है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा, उस विलियन का पीएच कितना होगा। कोई भी विलियन है वो किसको करता है, रेड जो लिटमस है उसको ब्लू कर देता है, रेड से ब्लू कर देता है, तो उसका पीएच कितना होगा। तो हम इससे पहले बता देते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, आप उसे ध्यान से देखिए। जो पीएच स्केल होता है फ्रेंड्स वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है ना। रुकिए, ये कहाँ से है, 0 से लेके 14 तक। 0 से 7 ये अम्ल होता है, एसिड, और 7 से 14 ये बेस होता है, क्षार। यहाँ तो आप लोग सभी जानते हैं। और ये पीएच स्केल है, ये दिए हैं कौन, पीएच स्केल सोरेनसन दिए है कौन, सोरेनसन। कब, 1909 में। इतना तो आप याद रखिएगा। सोरेनसन दिए हैं 1909 में पीएच स्केल। ये 0 से लेके 14 तक होते हैं। 0 से 7 एसिड, 7 से 14 बेस। यहाँ तक तो बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछता अम्ल जो है, एसिड है, वो किस लिटमस पत्र को किस कलर में बदल देता है। तो बता दें जो ब्लू लिटमस पत्र होते हैं, ब्लू लिटमस पत्र को ये रेड कर देते हैं। अम्ल ब्लू टू रेड करते हैं और क्षार क्या करते हैं, रेड टू ब्लू करते हैं। याद रखिएगा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं बेस यानी कि क्षार। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला वही करेगा जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 10 दिया हुआ। तो आप देखिए इस सारे ऑप्शन में जो 7 से ज़्यादा किसका पीएच है, 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, वो इसलिए होगा क्योंकि 7 से ज़्यादा है 10, और जो 7 से ज़्यादा और 14 के बीच बेस होता है क्षार, वही ना रेड से ब्लू करता है, तो रेड से ब्लू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10। इस बात को आप याद रखिएगा। पीएच स्केल दिए थे उन्होंने सोरेनसन 1909 में, और 0 से 14 तक होते हैं। 0 से 7 एसिड, 7 से 14 बेस, और एसिड क्या करते हैं, ब्लू टू रेड करते हैं, बेस रेड टू ब्लू करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपच हो गया जिसको, है ना, पच नहीं रहा, अपच हो गया है, उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एंटासिड। एंटासिड का उपयोग किया जाता है अपच का उपचार के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, नाम सुने ही होंगे आप लोग, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ये भी एक प्रकार का एंटासिड ही है। इस बात को आप याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ये भी एक प्रकार का एंटासिड है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयुक्त है, कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन में दिया ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबको पता है लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहे जाते हैं। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। इस बात को याद रखिए। जिंक यानी जस्ता का प्रयोग, मतलब परत चढ़ाया जाता है लोहे पर ताकि जंग ना लगे, है ना। अगर जंग क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता, परिवर्तित होता है। तो याद रखिएगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है और लोहे पे जंग ना लगे इसके लिए जस्ता का परत चढ़ा जाता है और इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, है ना। जो कोई खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है उसमें जिंक की बजाय टीन का प्रयोग किया जाता है, टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। दूसरा में दिया टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। उसके बाद दिया टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है।
और टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पहले पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से 1-2 बार पढ़िए, है ना। समझ नहीं आया दोबारा दोबारा पढ़िए, जब समझ आएगा तब उसको 4 ऑप्शन में छांट के करेक्ट आंसर पे आपको टिक लगाना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, चूंकि ये सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है और चूंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। हाँ, इस आंसर का ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि जो टीन है उसकी अपेक्षा जिंक है, जिंक अधिक रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बे में जिंक का प्रयोग नहीं करके टीन का लेप चढ़ाया जाता है, टीन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखें, क्योंकि टीन से अधिक रिएक्टिव कौन है? जिंक, इसलिए जिंक का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता, टीन का किया जाता है, क्योंकि टीन का रिएक्टिव बहुत कम है जिंक के मुकाबले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? मान ली खाना बना रही है, सब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है उस बुक में, क्या बताया आपको। तो ये तो खाना बनाते समय यदि बर्तन की जो तली है पेनोज को बोलते तली बाहर से काली हो जाती है, काली हो रही है, खाना बनाते समय काली हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? हम लोग क्या समझेंगे कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, नमी वाला है, आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो हम क्या समझेंगे उस सिचुएशन में? किस सिचुएशन में? कि जब हम खाना बना रहे हैं उस समय बर्तन की तली जो बाहर से है वो काली हो रही है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे ना कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए ना काले के लिए धुआं दे रहा, पूरा काला हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए बर्तन की जो तली है वो बाहर की ओर काली हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ना। वृक्क जो किडनी है, KIDNEY, किडनी होता है ना, किडनी का इकाई क्या होता है? रुकिए, पेन थोड़ा मोटा ले लेते हैं। किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। ये बहुत बार एग्जाम पूछ लिया गया है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। किडनी भाग है किसका? है पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का, परिवहन का। तो बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्सर्जन का भाग है, उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क, किडनी। इस बात को आप याद रखिएगा। ये रक्त जो है ना शुद्धिकरण करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, वैसे तो फेफड़ा भी करता है, शुद्धिकरण फेफड़ा भी करता है, किडनी भी करता है। शुद्धिकरण में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आप इंग्लिश वाला टर्म देखिएगा। अगर प्यूरिफिकेशन लिखा रहेगा तो समझ लीजिए फेफड़ा आएगा, आंसर होगा करेक्ट। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा रहेगा तो किडनी होगा। तो आप अगर हिंदी में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप इंग्लिश वर्ड भी एक बार देख लीजिएगा, इंग्लिश में क्या कह रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहा है कि प्यूरिफिकेशन कह रहा है। प्यूरिफिकेशन कहेगा तो, अगर प्यूरिफिकेशन कहेगा तो लंग्स, फेफड़ा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेगा तो किडनी। ये दोनों को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, है ना, इसको हिंदी में बोलते दारू दारू। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए। तो ये सबको पता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरुवेट के ये क्वेश्चन इतना वीवीआई क्वेश्चन है ना, इससे संबंधित हम 3 क्वेश्चन बताएंगे, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे हैं एग्जाम में, जो अभी तक जो एग्जाम हो रहे ग्रुप डी में इस टॉपिक से पूछ ही रहे हैं। पहले चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन यही है कि सबसे आज के जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका सबसे अच्छा हमको जो क्वेश्चन लगा, यही क्वेश्चन लगा कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O जल प्लस ऊर्जा जो देता है, ऊर्जा देता है। तो ये क्रिया कहाँ पे होती है? पायरुवेट का विखंडन कहाँ पे होती है, किसकी उपस्थिति में होती है? जो CO2 भी देती है, जल भी देती है, ऊर्जा भी देती है। ऑप्शन में दिया है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बता दे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये तो आपका हो गया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया पर पायरुवेट का विखंडन होता है, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है, उसको भी देख लेते हैं।
कि ऑक्सीजन यानी कि O2 की कहाँ से आ जाता है यार, चल पर चल, O2 की अनुपस्थिति, इसके पहले बताया तो O2 की उपस्थिति, इसमें O2 अनुपस्थित रहेगा, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में, इससे पहले कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था, ईस्ट में पायरुवेट का जब विखंडन होता है तो इसके साथ क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस ऊर्जा। ये ज़्यादा, ये दोनों क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, कहाँ पे होता है, ईस्ट में, और जब होता है विखंडन तो क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा। इससे पहले बताए थे पायरुवेट का विखंडन होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी है वो पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, स्वपोषी के लिए पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। ऑप्शन में दिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो हम सबको पता है कि स्वपोषी को पोषण के लिए इन सभी की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी, जल की भी, क्लोरोफिल की भी, सूर्य के प्रकाश भी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी हैं, जो मस्तिष्क होते हैं, ब्रेन होते हैं, किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन में दिया सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी, या नो है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी के लिए मस्तिष्क से उत्तरदायी है। सोचने के लिए भी, है ना, हम लोग सोचते का मस्तिष्क से, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। तो फ्रेंड्स ये था जो टॉप 10 क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर बुक से हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजिए जिस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।